देखिए हम मोदी कभी टेंशन लेता नहीं है जी, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लियर कट बात हो रही है, क्लियर कट। ये भाजपा वाले घुमा फिरा के बात करते हैं, ज्योत्सना जी क्लियर कट करती हैं। कभी धमकी भी मिली क्या किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री करने पर? हाँ बहुत बार मिली है, पर मैं कभी रोता नहीं उस पर सोशल मीडिया पे आके के मुझे। अभी मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो अभी भी कई गालियाँ पड़ी होंगी। फ़ोन नंबर लिखा हुआ, एक बार फ़ोन कर तुझे देखते हैं। तो राकेश टिकैत जी की जब मैंने मिमिक्री की थी उसमें मुझे बहुत धमकियाँ मिली। एक का तो सोनीपत से फ़ोन आया, बोला तेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। मैंने कहा भाई फिर मेरा ट्रैक्टर कहाँ खड़ा होगा? वो हंसने लग गया, उसकी धमकी खत्म हो गई। नहीं तो आप बीजेपी के कट्टर सपोर्टर लगते हैं, जिस तरह के आपके वीडियोस देखे हैं और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी के लोग आपके पीछे दौड़ने लग जाते होंगे। दौड़े, हम देखते हैं फिर हम दौड़ाएंगे उनको, दौड़ते हुए दिखाएंगे। रेखा जी को सपोर्ट करने वाले मात्र 5-6 लोग, उनमें एक आपका नाम था। मैं पहले दिन से रेखा जी के साथ हूँ, जब से वो पहली बार निगम पार्षद बनी तब से हमारा सपोर्ट है उनको। हमारी बड़ी बहन है वो, और छोटे भाई की तरह हमेशा उन्होंने माना है। तो आज मैं एक बात बोलकर जाना चाहता हूँ, क्लियर कट विद ज्योत्सना को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और जो भी लोग नहीं करेंगे उनको हम देखेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्लियर कट विद ज्योत्सना। कहते हैं नकल करना बुरी बात है। नकल करना बुरी बात तो है, लेकिन यह भी तो सच है नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। जी हाँ, आज क्लियर कट विद ज्योत्सना में हमारे खास मेहमान हैं दीपक सैनी। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मिमिक्री करते समय हमें संवेदनशीलता का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो क्या दीपक सैनी इस चीज का ध्यान रखते हैं? नहीं रखता। क्यों? देखिए ये तो जरूरी है मुझे लगता है। मैं जब नकल करता हूँ तो मैं कोई शब्द ऐसा नहीं बोलता कि सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन कुछ जैसे मैं कुछ पॉलिटिकल मिमिक्री करता हूँ तो अगर वो सामने वाले तक बात ना पहुंचे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सटायर करता हूँ, व्यंग्य करता हूँ, तो व्यंग्य अगर चुभे नहीं सामने वाले को तो उसका असर कैसे होगा? अच्छा, दीपक को सबसे पहले मिमिक्री करने का आइडिया कब आया था? मैं 4th और 5th क्लास में था, तो जैसे सब बच्चे करते हैं बॉलीवुड वालों की मिमिक्री करता था मैं। नाना पाटेकर, ये वो जितने भी एक्टर थे उन सब की करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं जब बड़ा हुआ और थोड़ी सी मैच्योरिटी आई तो मैं लाफ्टर चैलेंज में गया था 2007 में, लाफ्टर चैलेंज 3 में। उसमें दिल्ली से सबसे यंग पार्टिसिपेंट था, मैं छोटा ही था। तो मैंने वहाँ देखा हर दूसरा बच्चा मिमिक्री करता है, हर दूसरा लड़का बॉलीवुड वालों की मिमिक्री करता है। हम कॉलेज में शो करने जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम से पहले कॉलेज के बच्चे सारे फेस्ट में मिमिक्री करते हैं आर्टिस्ट की। तो मैंने कहा यार ये तो कोई अलग बात नहीं है, कुछ अलग करना चाहिए। तो फिर मैंने राजनेताओं को पकड़ा, एक आध बार स्टेज पे किया तो उसका रिस्पॉन्स बहुत गजब का आया। तो मैंने कहा यार ये सही है। बस यही मेरा अगला सवाल था कि पहली बार आपने किस पॉलिटिशियन की मिमिक्री की थी? मैंने सबसे पहले मिमिक्री की थी मुलायम सिंह जी की, और मैंने की भी थी और राजनाथ सिंह जी के सामने की थी। वो राजघाट पे एक धरने पे बैठे हुए थे राजनाथ सिंह जी, तो वहाँ मैं गया था, मेरा शुरू से पार्टी से भी जुड़ाव रहा ही है। तो मैंने वहाँ उनकी मिमिक्री, तो राजनाथ सिंह जी लगभग गिरने की मुद्रा में आ गए थे हंसते हंसते। तो मैंने कहा यार गुरु ये सबसे बढ़िया है, ये इनको नेताओं को पकड़ो। तो राजनाथ जी ने कहा था मेरी भी करो, तो मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा। तो फिर 7-8 साल बाद कृपा हुई जब उनकी होनी शुरू हुई, और जिस दिन से मैंने राजनाथ, तो मैं कायदे से पहली मिमिक्री वो राजनाथ सिंह जी की मानता हूँ जिसने मुझे ग्रेस दिलाई। अच्छा, पॉपुलैरिटी मुलायम सिंह जी की आवाज़ की उस समय मैं जब करता रहा, लोग लोटपोट होते रहे, लेकिन जो ग्रेस दिलाई, रिस्पेक्ट दिलाई, वो राजनाथ जी की आवाज़ ने दिलाई। मैंने बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे किया तो स्टैंडिंग ओवेशन मिली राजनाथ जी की मिमिक्री की वजह से, उससे रिस्पेक्ट मिली। मतलब मजा राजनाथ सिंह जी की मिमिक्री करने में आपको सबसे ज्यादा आया? सबसे पहले आया। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता गया कि मैंने क्योंकि बहुत नेताओं की मिमिक्री ऐसी है जो भारत में मैंने सबसे पहले की, उसके बाद और लोगों ने ट्राई की। तो मैंने जब भी जो की तो लोगों ने कहा यार ये तेरा बेस्ट है। फिर उसके बाद जो अगली की लोगों ने कहा भाई ये वाला तेरा बेस्ट है। अभी तक भी जो मैं लेटेस्ट कर रहा हूँ लोग कह रहे हैं ये तेरा बेस्ट है। और सबसे टफ कौन से पॉलिटिशियन की मिमिक्री रही? सभी की टफ है, जब तक होती नहीं तो टफ लगती है, लेकिन होने के बाद ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं। सुनने वालों को ऐसा लगता है कि बहुत एफर्टलेस मिमिक्री हो रही है, लेकिन गले में पूरी साइकिल घूम जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक पॉलिटिशियन की आपने मिमिक्री करी, उसे लोगों ने पसंद किया, दूसरे की करी तो उससे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो सबसे ज्यादा, मतलब सैकड़ों नेताओं की आप कर चुके होंगे, सबसे ज्यादा तालियां किसकी मिमिक्री पर बची? वैसे तो कोई फ्लॉप नहीं हुई, तालियां सब में बजती, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ राजनाथ जी की मिमिक्री। आज भी मैं भारत में जब भी कहीं करता हूँ तो उसमें भारत माता की जय कर देते हैं लोग। माइक पे उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है, जो स्पीकर्स होते हैं चारों तरफ। लेकिन अभी अमित शाह जी की आवाज़ लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एक मैंने राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनकी मिमिक्री की थी 2021 में, उसने मुझे वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी दिलाई थी। भयंकर मिमिक्री चली, वो मिलियंस में वीडियोस व्हाट्सएप पे बहुत वायरल था वो। तो लोगों ने कहा भाई राकेश टिकैत से बढ़िया तेरा कुछ भी नहीं है।
फिर मैंने अमित शाह की करनी शुरू की, लोगों ने कहा भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी की तो लोग वैसे भी करने में डरते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो सब खूब इंजॉय करते हैं पार्टी वाले भी। कभी धमकी भी मिली क्या किसी पॉलिटिशियन की मिमिक्री करने पर? हाँ बहुत बार मिली है, पर मैं कभी रोता नहीं उस पर सोशल मीडिया पे आके कि मुझे रोज गालियाँ, अभी मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो अभी भी कई गालियाँ पड़ी होंगी, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, एक बार फ़ोन कर तुझे देखते हैं। सबसे पहले तो राकेश टिकैत जी की जब मैंने मिमिक्री की थी उसमें मुझे बहुत धमकियाँ मिली, बहुत धमकियाँ। एक का तो सोनीपत से फ़ोन आया, बोला तेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। मैंने कहा भाई फिर मेरा ट्रैक्टर कहाँ खड़ा होगा, वो हंसने लग गया, उसकी धमकी खत्म हो गई। टिकैत साहब ने खुद लाइक किया उस वीडियो को, अच्छा। फिर वो बात खत्म हो गई। राहुल गांधी जी की मिमिक्री मैंने स्टेज पे की तो कई बार हुआ, लेकिन केजरीवाल के लोगों ने सबसे ज़्यादा धमकियाँ दी मुझे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हरियाणवी धमकियों से थोड़ा ना डरते हैं। हरियाणवी धमकी से नहीं डरते। अच्छा, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, देखो बहुत फ्लरिश कर रहा है सोशल मीडिया भी, तो सबसे पहला कदम अगर कोई किसी की आवाज़ दबाने की कोशिश करता तो सबसे पहला कदम यही होता है कि सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं उसको ब्लॉक कर दो, उसे बैन कर दो। ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ? कई बार हुआ है। जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, क्योंकि मेरा कैरेक्टर था केजरीवाल, वो बहुत वायरल हुआ, बहुत फेमस है ना, तो मेरा दिल्ली सरकार ने बहुत बार रिपोर्ट कराया अकाउंट, इनके सारे विधायक मेरा अकाउंट बंद कराने में लगे रहते थे, इनकी पूरी IT सेल, इनके तो जो हमारी आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, उनके तो पाकिस्तान तक में भी इनके गुर्गे बैठे हुए थे जो इनका सोशल मीडिया हैंडल करते थे। कनाडा में लोग बैठे हुए थे, खूब धमकियाँ आती थी, रिपोर्ट करते थे, कभी मेरा फेसबुक बंद, कभी मेरा यूट्यूब बंद, मेरा तो ऐसे ही चला है 4-5 साल। लेकिन मैंने कभी ज़्यादा चिल्लापो नहीं करी, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कर लो तुम जितना कर सकते हो, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे। और बाकी जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो बेचारा जो मैं करता हूँ वो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाता है, उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो इसमें हम खुल के बात कर सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है बहुत हीटेड है, बहुत गहमा गहमी लगी रहती है, तो क्या खुद को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं अगर पॉलिटिशियंस की नकल कर रहा हूँ या मैं मिमिक्री कर रहा हूँ तो कुछ बातों का ध्यान भी रखा जाए? हाँ, रखना, ध्यान तो रखना ही चाहिए। मैंने कभी अबे तबे नहीं की किसी भी नेता के लिए, किसी को गालियाँ नहीं दी मैंने, कॉमेडी में तो मैंने कभी भी गालियाँ नहीं दी किसी भी नेता के लिए। मैंने कभी अबे तबे तू तड़ाक ये सब कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और हीटेड माहौल है तो मेरे जैसे आर्टिस्ट तो होने चाहिए ना देश में। राजनीति ऐसी चीज़ है, भाई भाई से लड़ा देती है, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ जाता है, बाप बेटे से लड़ जाता है, तू इसका सपोर्टर मैं उसका सपोर्टर। तो मैं उसी पॉलिटिक्स की अगर मिमिक्री करके आपको हंसा रहा हूँ 2 पल के लिए, तो वो तो अच्छी चीज़ है। उस हीटेड माहौल को मैं कूल डाउन करता हूँ। और आपका एक मिशन भी है कि आपने अगर मिमिक्री करनी है या कॉमेडी करनी है तो वो वल्गैरिटी से भरी नहीं होनी चाहिए। तो जो आजकल के मिमिक्री आर्टिस्ट हैं या एक दूसरे को देख करके करते हैं, आप उन्हें देखकर आपको क्या लगता है, वो कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या फिर कुछ भी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं निभा रहे। अभी जो सोशल मीडिया वाले जो कॉमेडियंस आए हैं, जो एक बंद कमरे में वीडियो शूट करते हैं, वो लोग तालियां बजाते हैं, दारू का गिलास लेके बैठते हैं हाथ में, वो नॉनवेज कॉमेडी करते हैं, लड़कियां भी गालियां दे रही हैं, तो वो तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे अपनी। जब उनके खुद के बेटा बेटी बड़े हो जाएंगे तब वो अपनी बेटियों को ये सब दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, मुझे बस ये देखना है इस जन्म में। मैंने तो कभी गाली नहीं दी, क्योंकि गालियों की जरूरत उस कॉमेडियन को पड़ती है जिसके पास कंटेंट ना हो, शब्द ना हो, भाषा ना हो, ज्ञान ना हो। उसको तो बेचारे को गालियों के अलावा बचेगा क्या। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। कुछ नाम? मोदी जी तो हैं ही, सबके फेवरेट हैं। और अटल जी थे, बचपन से अटल जी को हम फॉलो करते आए हैं। अब योगी जी हैं। मेरा सवाल एक्चुअली मोदी जी से ही जुड़ा था। अगर मोदी जी आपको मिलते हैं तो सबसे पहले आप उन्हें क्या कहोगे? मैं उनको मिमिक्री करके दिखाऊंगा। हो जाए, यही हो जाए, मोदी जी क्लियर कट विद ज्योत्सना से ही देखेंगे। लेकिन मैं मोदी जी को अमित शाह की मिमिक्री करके दिखाऊंगा। उनको उनकी थोड़ी ना करके दिखाऊंगा। अच्छा, जो आप चाहते हो वो करो। अमित शाह जी मिलेंगे तो मोदी जी की करके दिखाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या दिमाग में? सर ऐसे ही तो होता है, क्योंकि अमित शाह जी से मोदी ज्यादा मिले हैं। अच्छा, डेली मिले तो उनको अपने से ज्यादा दूसरों को सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। एकदम चार उसी का आएगा। अमित शाह जी की मिमिक्री कोई करता भी नहीं, मोदी जी की करने वाले बहुत लोग हैं इंडिया में। कुछ लोग मतलब ट्राई करते हैं मोदी जी के भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। अमित शाह जी की कोई ट्राई नहीं करता। तो अमित शाह जी अगर आते आपके इस पॉडकास्ट में तो क्या कहते अगर अमित शाह जी यहाँ पर आते तो? देखिए, इस पॉडकास्ट को देखने वाले बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आज क्लियर कट विद ज्योत्सना में हूँ और इस पॉडकास्ट में क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन। तो आज मैं एक बात बोलकर जाना चाहता हूँ, क्लियर कट विद ज्योत्सना को फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और जो भी लोग नहीं करेंगे उनको हम देखेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए,
पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय। वाह, मजा आ गया। अच्छा, मैं मोदी जी से जुड़ा सवाल आपसे पूछा था, अगर उनके पास जाओगे तो क्या कहोगे, उस पर हम बाद में आते। आप केजरीवाल की जो मिमिक्री करते हैं और केजरी बवाल के नाम से काफी वायरल हैं, अगर केजरीवाल से आपकी मुलाकात, क्या कभी हुई है केजरीवाल से मुलाकात? हाँ, एक बार हुई है। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, अच्छी करते हो बहुत, लेकिन वो बहुत साल पुरानी बात हो गई। उस समय मैं अन्ना हजारे की मिमिक्री कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप अन्ना हजारे की अच्छी मिमिक्री करते हो। मैंने कहा जी थैंक यू। उस समय वो जीते भी नहीं थे, 2013 की बात है, पहला इलेक्शन भी हुआ नहीं था, तब की बात है। लेकिन अब तो मुझे मिलेंगे तो मैं क्या कहूँगा, वही कहेंगे कि भाई बंद कर दे। मुझे कुछ नहीं कहना उनसे। ना केजरीवाल से अगर मिलते हैं तो फिर उन्हें क्या सुनाओगे? उन्हें आप क्या सुनाना चाहोगे? सबसे आपका बेस्ट क्या है? बहुत सुना चुका हूँ उनको, 4 साल में बेचारे को कितना सुनाऊं, मैंने भगा दिया दिल्ली से उनको। अब उनके पास सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। नहीं, एक आपका देखा था हमने, वो कूड़े का पहाड़ जो है, हाँ मैंने बहुत उस पे भी देखी आपने मिमिक्री की है। मैं बताता हूँ, मेरे को उनसे कोई पर्सनल टेंशन तो है नहीं, ठीक है। वो मुख्यमंत्री है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ छोटा सा, मुझे क्या लेना देना उनसे। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ दिल्ली में, वहाँ मंदिर के सामने शराब का ठेका खुला। ये जो शराब नीति का जो आंदोलन था जिसमें केजरीवाल जी जेल गए, इसको सबसे पहले आवाज मैंने दी थी। जो वो शराब का ठेका मंदिर के सामने खुला, तो मैंने मफलर बांध के, भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना तो किसी को हटा सकता, ना किसी को गिरा सकता, तो मैं वीडियोज ही बना सकता हूँ या मंच पे बोल सकता हूँ। तो मैंने मफलर बांध के एक वीडियो बनाया शराब के खिलाफ, शराब नीति पे वीडियो बनाया, और वो वीडियो इतना पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया। फिर मैंने एक वीडियो और बनाया, वो भी और बहुत पॉपुलर हो गया। फिर जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष थे वो मुझे फ़ोन करते थे, भाई ऐसा एक वीडियो और बना दे। मैंने कहा जब मेरा मन करेगा तब बनाऊंगा, मैं कोई पैसा लेके तो बनाता नहीं किसी से। तो मेरे को जब जिस टॉपिक पे मन करता रहा मैं बनाता था, और धीरे धीरे पैसा भी आने लग गया सोशल मीडिया से। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया काम है, अपनी आइडियोलॉजी भी हम बूस्ट कर रहे हैं, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो बोल भी रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, तो पॉपुलैरिटी भी है, तो ये करो। नहीं, जो आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हो, कहते हैं आर्टिस्ट को तो न्यूट्रल रहना चाहिए, आर्टिस्ट क्यों इंक्लाइन रहता है? मैं अपनी विचारधारा पे न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। हर आदमी एक सोच लेके पैदा होता है ना, वो सोच बदल नहीं सकती कभी। किसी एक व्यक्ति के प्रति बदल सकते हैं, लेकिन समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति सोच नहीं बदल सकती। मैं बहुत बचपन से एक लकीर मेरी खींची हुई है, मैं बहुत हार्डकोर राइट विंगर हूँ। मुझे किसी से कोई टेंशन नहीं है, ना मुझे कोई बुरा लगता, ना मैं किसी के खिलाफ बोलता, ना मुझे किसी की पूजा पद्धति से कोई प्रॉब्लम है, ना किसी की आइडियोलॉजी से कोई प्रॉब्लम। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है। मैं बाकी मोस्टली आर्टिस्ट क्या होते हैं, वो सपोर्टर तो किसी ना किसी के होते हैं, उनके मंचों पे जाके प्रोग्राम भी करते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन खुल के नहीं बोलते, ना पोस्ट करते ना खुल के। बस मैं थोड़ा सा खुल के बोल देता हूँ। नहीं तो आप बीजेपी के कट्टर सपोर्टर लगते हैं, जिस तरह के आपके वीडियोस देखे हैं और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी के लोग आपके पीछे दौड़ने लग जाते होंगे। दौड़े, हम देखते हैं, फिर हम दौड़ाएंगे उनको, दौड़ के तो दिखाएगा ही। कौन दौड़ेगा हमारे पीछे? हमारी अपनी आइडियोलॉजी है भाई। अगर इस देश में बोलने की आज़ादी कन्हैया कुमार को है, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है बोलने वालों को है, अभी मोदी जी की माँ को गाली दे दी किसी ने, उनको आज़ादी है, तो हमें बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है? ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अगर हम सरकार का सपोर्ट करेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। नहीं, लेकिन केजरीवाल की सरकार रही है दिल्ली में, तो आपका मुंह बंद करने की कोशिश तो की होगी आम आदमी। बहुत कोशिश की है, लेकिन हमारा मुंह थोड़ी ना बंद हो सकता। हमारा तो मरने के बाद ही बंद होगा मुंह। हमारा मुंह कौन बंद करा सकता है? एक तो मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट तो वैसे ही स्वाभिमानी होता है। आर्टिस्ट का मुंह बंद तो कोई सरकार आज तक करानी भाई। कांग्रेस ने कोशिश की थी किशोर कुमार का मुंह बंद कराने की, ऑल इंडिया रेडियो से बैन करा के, बंद तो नहीं हुआ। तो आर्टिस्ट का मुंह नहीं बंद हो सकता। अज्यूम करिए आप अरविंद केजरीवाल है, हर रेट पर अरविंद केजरीवाल बोलते रहे हाय बीजेपी, हाय बीजेपी, क्या ये आपका रिंगटोन बन गया क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, क्लियर कट बात हो रही है, क्लियर कट। ये भाजपा वाले घुमा फिरा के बात करते हैं, ज्योत्सना जी क्लियर कट करती हैं। मैं तो आपका बेटा हूँ, आज मैं आपका भाई हूँ। आज मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ ज्योत्सना जी, आपके चैनल पे बैठ के पश्चाताप करना चाहता हूँ। इन लोगों ने आरोप लगाए झूठे मेरे ऊपर। इन लोगों ने ये कह दिया कि पैसा खा गया, केजरीवाल खा गया, दारू पी गया, ये कर दिया। आज मैं क्लियर कट पे बता रहा हूँ, टेढ़ी उंगली के साथ लेफ्ट साइड में दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ ज्योत्सना जी, अगर मैंने कोई घोटाला कर दिया, अगर मैंने कोई करप्शन कर दिया, अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप साबित हो जाए, भी साबित नहीं हुआ है, अगर कोई आरोप साबित हो जाए ना ज्योत्सना जी, लिख के दे रहा हूँ, लिख के सरेआम फांसी दे देना मनीष को। मुझे नहीं, मनीष को। उसी ने किया है, वही करता था सारा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को शीश महल की कुर्सी ज्यादा कंफर्टेबल लगती थी या फिर जेल की चारपाई? शीश महल की अच्छी थी, मैंने बड़ी महंगी मंगवाई थी, फॉरेन से मंगवाई थी, वो फॉरेन आ गई थी। वो बहुत महंगा सिस्टम लगा हुआ था, रिमोट से पर्दे खुलते थे। रिमोट का भी एक रिमोट था, पहले रिमोट दबाते थे तो फिर वो रिमोट एक्टिव होता था, फिर वो रिमोट से पर्दे खुलते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो पर्दा ही हट गया, पर्दा ही हट गया तो भेद खुल गया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को आतिशी के जीतने का दुख है या फिर उसके डांस करने का? बहुत दुख है। वो तो ऐसा लग रहा था कि हमारी छाती पे नाच रही है बैठ के, ऐसा नहीं नाचना चाहिए उसको।
1 दिन रुक जाती, 2 दिन रुक जाती, जीते नाचने लग गई वो तो, दांत दिखा दिखा के नाचने लग गई वो तो। बहुत बुरा लगा, इधर दर्द हुआ है मेरे। बात नहीं की अरविंद केजरीवाल ने आतिशी से कि आप ये क्या कर रही हो? मैंने कहा उसको, लेकिन सब बदल जाते हैं। एक बार जीतने के बाद कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी की बहन नहीं होती। मैं तो हार गया, दिल्ली में प्रवेश हो गया उसको, प्रवेश वर्मा का। अच्छा, बार बार अरविंद केजरीवाल आप बोलते रहे कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, तो दिल्ली पुलिस के जोमेटो डिलीवरी बॉय से कम है क्या? दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी कि एक बार केजरीवाल मुझे दे दो। उन्होंने भी यही बोला है। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बड़े सितम हुए हैं ज्योत्सना जी। हमारे एक मंत्री को ले गए उठा के, सत्येंद्र जैन को आपको पता होगा, ले गए, उसकी याददाश्त चली गई। सीबीआई ने उससे सवाल पूछे, उसकी मेमोरी लॉस हो गई जेल के अंदर, वो सब कुछ भूल गया। उसको बस इतना याद था कि मेरी याददाश्त गई है, इसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं। ये लोग कहते हैं कि उसकी याददाश्त नहीं गई, वो झूठ नहीं बोल सकता। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, ऐसे गई थी, ऐसे हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। अच्छा, आप खुद बताइए, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसा स्वास्थ्य मंत्री नहीं आया होगा आज तक, उसको भारत रत्न मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ऐसा क्या किया सत्येंद्र जैन? 2 साल जेल में बंद रहा, जुबान नहीं खोली उसने, ये किया। तो ये सब मिमिक्री है जो मैं करता हूँ शुरू से। अच्छा दीपक जी, हम पीछे नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री की, और मैंने आपसे पूछा था अगर आप नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो उनसे सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी हर स्पीच की शुरुआत आप भाइयों और बहनों से करते हो, क्या घर में भी ऐसे ही बुलाते हो क्या सब? देखिए, आज मैं क्लियर कट विद ज्योत्सना के साथ बैठा हूँ, और ये बहुत क्लियर कट बात है जी। हमारे जीवन में ना कोई लाग है ना लपेट है, माँ भारती की सेवा करने का जज्बा और देश की सेवा करने का मौका है बस। लेकिन कांग्रेस को ये समझ क्यों नहीं आता? देखिए, उनको समझ में कभी नहीं आएगा। 50 साल देश पर राज किया है जी, और उनकी हरकतें, वो मेरी माँ तक को गालियां दे देते। तो मोदी कांग्रेस को सुधारने नहीं, इस देश को सुधारने आया है। तो नरेंद्र मोदी ये जो बड़े बड़े फैसले हैं वो चुनावों से ठीक पहले क्यों लेते हैं? देखिए, भारत में चुनाव चलता ही रहता है। जब भी कोई फैसला होगा तो फलां स्टेट में चुनाव होगा, कोई फैसला होगा तो कहीं एमसीडी का चुनाव होगा। तो चुनाव देश में रुकने वाला नहीं है। देश ने हमारा चुनाव किया है और विपक्ष की नाव चू रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपने सब जगह टॉयलेट्स बनवाए, हर घर शौचालय का नारा भी दिया बीजेपी की सरकार ने। क्या कभी किसी ने कहा है कि वो टॉयलेट तो बना है लेकिन उसमें सीट मिस है? तब क्या आपने जवाब दिया? क्योंकि कई जगह पर ऐसा हुआ था। कई जगह पर हो सकता है, सब जगह पर नहीं है। नहीं, बट क्यों? टॉयलेट है तो सीट तो उसमें होनी चाहिए। अब विपक्ष का तो एक काम है जी, वो लोग खुद गायब कर देते हैं और फोटो खींच के कहते हैं कि सीट नहीं, जबकि हम पूरा पैसा देते हैं जी, उसमें अच्छा टॉयलेट बन जाता। अब विपक्ष तो ये कहते हैं मोदी ना खाएगा ना खाने देगा, तो टॉयलेट का करेगा क्या? मैं इनका जवाब देने के लिए नहीं हूँ जी, बहुत काम है। बीजेपी ने अच्छे दिन का नारा दिया नरेंद्र मोदी जी, लेकिन ये अभी तक पेंडिंग क्यों है? सब कुछ पेंडिंग पेंडिंग नजर आता है। विपक्ष भी यही बोलता है। देखिए, विपक्ष ही ये बोलता है कि अच्छे दिन आए नहीं हैं, और मैं उनको बता देना चाहता हूँ उनके अच्छे दिन अभी 20-25 साल कम से कम और नहीं है। ये हमारा ठेका नहीं है कि विपक्ष का अच्छा दिन आए, राहुल जी पीएम बन जाए, मोदी की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो देश तय करता है ज्योत्सना जी। लेकिन आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, आजकल तो सब कुछ व्हाट्सएप इंपोर्टेड है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेक इन इंडिया का नारा दिया है, यह पॉडकास्ट कहाँ बन रहा है? मेक इन इंडिया है कि नहीं है? यह आर्टिस्ट मेक इन इंडिया है कि नहीं है? ये जो सोशल मीडिया से पैसा आएगा वो भारत में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन फिर सवाल क्यों उठते हैं? सवाल तो यही है ना। देखिए, सवाल जो उठते हैं वो सवाल बैठ भी जाते हैं। सवाल उठाना विपक्ष का काम है, हमें उठाना जनता का काम। अच्छा, नरेंद्र मोदी को ज्यादा टेंशन कौन देता है, ओपोजिशन या फिर मिमिक्री आर्टिस्ट? देखिए, हम मोदी कभी टेंशन लेता नहीं है जी, हम तो झोला उठा करके चल देंगे। और आज मैं ज्योत्सना जी के पास आया हुआ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही कहना चाहता हूँ, इसी तरह से कलाकारों को बुलाते रहिए और इतना सारा पैसा भी देते रहिए। जब अमित शाह बोलते हैं 400 पार, तो कैलकुलेटर भी हिल जाता है इतनी संख्या सुन के। क्या है इसके पीछे का सीक्रेट फार्मूला अमित शाह? देखो, कैलकुलेटर सिर्फ विपक्ष वालों का हिलता है ज्योत्सना जी। हम लोग कैलकुलेटर देखकर राजनीति कभी नहीं करते। कैलकुलेटर पर वो लोग करते हैं जिनके पास गिने चुने लोग होते हैं। हमारे पास 15 करोड़ लोगों का परिवार है और वो किसी भी कैलकुलेटर स्पेक्युलेटर सबसे ऊपर है। इसलिए देश की जनता डिसाइड करेगी, 400 पार भी होगा, आपकी बाहर होगा, आप देखते जाइए।
अच्छा, स्ट्रैटेजी क्या है अमित शाह जी? लोगों को जोड़ना या फिर बरगलाना लोगों को पलटना? देखो, अमित शाह अपनी सारी स्ट्रैटेजी क्लियर कट विद ज्योत्सना में बताएगा। इस गलत फहमी में आप मत रहिए। मेरी स्ट्रैटेजी पता करने के लिए तो पूरा विपक्ष रिसर्च कर रहा है, और मैं 1 मिनट में खोल के आपके चैनल पर बता दूं कि ये मेरी स्ट्रैटेजी, इतना पागल नहीं हूँ ज्योत्सना जी, इतना पागल नहीं हूँ। ना एक हेडलाइन तो दे दीजिए। देखो, स्ट्रैटेजी यही है कि उनका काम है मोदी जी को गिराना, हमारा काम है देश के दुश्मनों को गिराना, बस। अच्छा, सोशल मीडिया पर लोग आपको चाणक्य 2.0 बोलते हैं, खुशी होती है, डर लगता है? देखो, अपडेट हो चुका है, चाणक्य 3.0 हो चुका है। तीसरी बार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार। वो विपक्षी 2.0 पर ही अटके हुए हैं, हम इधर 3.0 के बाद एक और एक्सटेंशन करने वाले हैं उसका। अच्छा, कभी मोदी जी की मिमिक्री सुन के आपने भी बोला आपकी बार कॉमेडी सरकार? देखो, ऐसा नहीं है मोदी जी की मिमिक्री, किसी की मिमिक्री करने का सबको इस देश के अंदर अधिकार है। खूब लोग करते हैं, दीपक जी रोज करते हैं, मेरी भी करते हैं। गृह मंत्री हूं, पर मुझे बुरा नहीं लगता। बोलने की आज़ादी सबको है, देश के खिलाफ बोलने की आज़ादी किसी को नहीं है ज्योत्सना जी, किसी को नहीं। लेकिन दीपक, एक चीज़ बताइए, क्या पहले आपको महसूस होता था कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, रोका जाता है आवाज़ उठाने के लिए, और अब खुल करके एक आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर पा रहा है या अपनी कला का जौहर दिखा पा रहा है? देखो, पहले भी बोलते थे लोग, ऐसा नहीं है, पहले भी बोलने दिया जाता था, लेकिन एक अगर मेरी पॉलिटिकल पार्टी है और कोई आर्टिस्ट मेरे खिलाफ बोल रहा है तो मैं उसे अपने स्टेज पे तो नहीं बुलाऊंगा, ये तो नेचुरल है। तो कांग्रेस वाले भी नहीं बुलाते थे जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता था, और बीजेपी वाले उसको नहीं बुलाते जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। तो एक तो नेचुरल है। लेकिन आजकल जो एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे, बोलने की आज़ादी आजकल बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल आज़ादी है। मुझसे ज़्यादा बोलने की आज़ादी और किसको चाहिए? मैं गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, प्रधानमंत्री की, सबकी मिमिक्री रोज करता हूँ। दिल्ली में रह के मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मिमिक्री की। आप हाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं आप। दिल्ली में अभी रेखा जी आई हैं, मुख्यमंत्री बनी हैं, और जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि रेखा जी को सपोर्ट करने वाले जो 5-6 लोग थे, मात्र 5-6 लोग, उनमें एक आपका नाम। मैं पहले दिन से रेखा जी के साथ हूँ, जब से वो पहली बार निगम पार्षद बनी थी तब से हमारा सपोर्ट है उनको। हमारी बड़ी बहन है वो, और छोटे भाई की तरह हमेशा उन्होंने माना है। और उनका मुख्यमंत्री बनना सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। भाई, हमें तो बहुत खुशी हुई कि हम, एक तो हमारा विधायक मुख्यमंत्री बने, और फिर हमारी इतनी क्लोज, हमारी बिल्कुल बड़ी बहन जैसी, इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी, उससे पिछले चुनावों में भी, हम हमेशा, उन्होंने, बहन जी ने सबसे पहले माइक मुझे दिया। कोई बड़े से बड़े मंत्री आए और भी नेता आए, लेकिन रेखा जी ने हमेशा मुझे माइक दिया कि दीपक बोलेगा। उनको मेरे बोलने में इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे सब्जेक्ट की नॉलेज है, उनको पता है। अच्छा, हर आर्टिस्ट कुछ ना कुछ चार्ज करता है परफॉर्म करने के लिए, क्या दीपक सहनी भी चार्ज करते हैं? मैं परफॉर्म करने का पूरा चार्ज करता हूँ, मोटा पैसा लेता हूँ सबसे। नहीं, राजनेताओं से। राजनेताओं से भी लेता हूँ, लेकिन चुनावों के समय मैंने भाजपा से कभी पैसा नहीं लिया, कभी भी पैसा नहीं लिया, फ्री सेवा की है। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली में कोई भी चुनाव हो, निगम का चुनाव हो, और खास करके इस बार तो मैंने पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपनी जेब से भी पैसा लगाया है। हमने गाना बनाया था दिल्ली में, कमल खिला दो जय श्री राम बोल के, हमने किसी से पैसा नहीं लिया। अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई थी, अपने यार दोस्तों को लगाया हुआ था सबको। रेखा जी के लिए भी हमने खूब सभाएँ कराई छोटी छोटी, और गली गली डोर टू डोर भी रेखा जी के साथ भी घूमे, हमने रोड शोज भी किया, कभी पैसा नहीं लिया। और मैं क्या बोलूँगा, बहन जी ने खुद ही बोल दिया स्टेज। नहीं, तो ये रेखा जी से आपका प्यार है या फिर पार्टी के प्रति प्यार है, इस वजह से दीपक इतना क्लोज भी हैं? और कुछ देखो, भी? रेखा जी से तो इसलिए क्योंकि रेखा जी हमारी सीट की नेता है, हमारी सीट पे विधायक है वो, इसलिए उनके क्लोज हैं हम। और वैसे भी मैंने बीजेपी से किसी से भी नहीं लिया। मैंने इस बार भी 70 में से लगभग 50 या 55 सीटों पे प्रचार किया होगा, गली गली में किया, स्टेज पे किया, मैंने किसी से चार्ज नहीं लिया, एक चवन्नी किसी से आज तक नहीं। तो अगर कोई और पार्टी दीपक सैनी को बुलाए फिर परफॉर्म करेंगे? जाऊंगा ही नहीं, चुनावों में नहीं जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। आज मुझे कांग्रेस वाले बोले कि हमारा एक प्रोग्राम है हमारे एरिया में, कोई सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है, तो मैं जाऊंगा। अगर वो वोट मांगने का प्रोग्राम है तो मैं नहीं जाऊंगा, किसी के स्टेज पे नहीं जाऊंगा। वैसे मुझे बुलाता भी कोई नहीं है, कांग्रेस वाले मुझे बुलाते भी नहीं है। हमने बड़ी पीड़ा सही है ज्योत्सना जी। दिल्ली में 27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो मैं तो बचपन से, जब से शुरू हुआ तब से लेके आज तक, चाहे वो हिंदी अकादमी हो, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, दिल्ली की जो दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, वहाँ से हमारा बिल्कुल रेड क्रॉस था एकदम। लाल किले वाला कवि सम्मेलन हो, एकदम काटा, ये नहीं आएगा स्टेज पे। तो हम तो काटा काटा खेल रहे हैं जब से। नहीं, लोग इतना पीछे क्यों है दीपक सैनी के, क्यों हटाना चाहते हैं उसे? क्योंकि मैं खुल के बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बस यही वजह है? बस यही वजह है। तो फिर चुनाव कब लड़ने जा रहे हैं आप? मुझे नहीं पता चुनाव कब लड़ूंगा, ना मेरी ऐसी अभी कोई मंशा है। अभी तो बहुत काम करना है, अभी पार्टी के लिए, पार्टी के लिए करना है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए करना है ना। तो जो भी कोई होगा, मैं बीजेपी का सबको सपोर्ट किया है मैंने, पैसे वैसे के पीछे हम कभी नहीं भागते। तो देखते हैं, चुनाव तो बहुत बात की बात है ना। मुझे अपनी फील्ड में ग्रो करना है,
सबसे बड़ा मिशन तो ये है कि कॉमेडी में जो वल्गैरिटी आ गई है कॉमेडी के नाम पे, या तो उनको कॉमेडियन कहना बंद करवाना है या फिर उन लोगों को ही बंद करवाना है जो कॉमेडी में अभद्रता, गाली गलौज, वल्गैरिटी लेके आए, उनको खत्म करवाना है। और मैं करूँगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि दो सरकारें मेरी बहुत क्लोज हैं जिनसे मेरे रिलेशन है, तो मैं उसका लाभ उठाते हुए उनको भी प्रेरित करूंगा कि इन लोगों को काटा जाए किसी तरीके से। ये समाज में जहर है। अच्छा दीपक जी, लालू प्रसाद यादव की हंसी को लोग बहुत पसंद करते हैं, अब आपको जरा लालू प्रसाद यादव बना दिया जाए। देखिए, भारत में जिसने भी कॉमेडी की है या मिमिक्री की है उसने लालू जी पे जरूर की है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जितना वो हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। अच्छा, अगर आपकी बोले तो लालू प्रसाद यादव की हंसी को रिंगटोन बना दिया जाए तो फिर वो उसे आप रॉयल्टी मानोगे या फिर ब्लेसिंग दोगे? सब बकवास करता है ये सब भाजपा वाला बताया, हंसी हंसी, सब हंसी गायब कर दिया नरेंद्र मोदी। सब गायब है ज्योत्सना जी, हंसी क्लियर कट हम बोल रहे हैं, बहुत क्लियर कट है, कोई रिंगटोन फिंगटोन नहीं है। ना लालू यादव आएगा क्लियर कट में। लालू को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, गाय या फिर राजनीति? हमको रबड़ी खाना पसंद है, रबड़ी। अपनी वाइफ को आप कैसे बुलाते हैं? रबड़ी, जल्दी लेकर आ रबड़ी, ऐसे हम बोलता है, घर पे बोलता है, वैसे बहुत हम डरते हैं उनसे। रबड़ी तो खाने की चीज है ना। उनका नाम है, वो लेकर बनाती बहुत अच्छा है। बिहार के लोग कहते हैं लालू जी कि आपकी मिमिक्री करके आधे से ज्यादा कॉमेडियंस का काम चल रहा है, प्राउड फील होता है या फिर कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, ये लोग रॉयल्टी हमको नहीं देता है। अच्छा, राजू श्रीवास्तव तो बहुत कमाया है, शेखर सुमन हमारा बहुत किया है, ये सब कर रहा है। मतलब उन कॉमेडियंस को फायदा हो रहा है, आपको नुकसान? ये भर भर के ये चारा घोटाले से ज्यादा पैसा ये लोग इकट्ठा कर लिए। एक घोटाला हम जितना नहीं कमा पाए, जब वीडियो बना बना कर हमारा उतना कमा लिए। आपने स्टेज शेयर किया कपिल शर्मा के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय क्या नवजोत सिंह सिद्धू थे? हाँ, मतलब वो बात है लाफ्टर चैलेंज 3 की। अच्छा, सन 2007 की बात है। उस समय कपिल शर्मा विनर थे उसमें, उस शो में। तो हमने साथ ही ऑडिशन दिया था दिल्ली में, 2 या 3 लोग ही उसमें सिलेक्ट हुए थे, बल्कि कपिल का तो ऑडिशन रिजेक्ट हो गया था अमृतसर में, फिर वो दिल्ली देने आया था, तो दिल्ली में उसको सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उसमें सिद्धू जी भी थे, शेखर सुमन जी भी थे, सब थे उसमें। आपने मिमिक्री नवजोत सिंह सिद्धू की भी की है। हाँ। अब आपकी हंसी से लोग खुश होते हैं नवजोत जी या फिर परेशान होते हैं? देखिए, सिद्धू साहब की मिमिक्री करना, क्योंकि एक तो क्या है, लाफ्टर शो आपने देखा होगा, लोग जाते थे अपना माइक रखते थे, उसके बाद कॉमेडी शुरू करते थे। एक नया लड़का है, उसने जैसे लिया के माइक रखा, गुरु मैं कहता हूँ तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। वो बंदा डर गया, बोलो जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करना है। अच्छा, ठोको ताली आपका ट्रेडमार्क है, कभी सोचा कि इसे पेटेंट करवा लें? देखो गुरु, ठोकने का जो मतलब है, पंजाबी तो ठोकने में माहिर है। गुरु ठोको, ठोको 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 ठोको, जो ठोको ठोको ठोको, एक बार ठोको ठोको। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप ज्यादा एंटरटेनर कपिल शर्मा शो में हैं या फिर पॉलिटिक्स में? वाणी की जो मधुरता है ना, वाणी की मधुरता, ज्योत्सना जी, वाणी की मधुरता आनी चाहिए, चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो या कोई कमेंट्री हो। हम तो कमेंट्री को भी कपिल शर्मा का शो बना देते हैं और कपिल शर्मा के शो में भी कमेंट्री कर रही। लेकिन दाल नहीं गली पॉलिटिक्स में नवजोत सिंह सिद्धू जी आपकी? भाई दाल तो गल गई थी। अच्छा, दाल गल गई थी, बल्कि गल गया, सड़ गई दाल बिल्कुल। दाल गली, जैसे गलने के बाद उसको निकालना था बाहर, मैंने इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, उन्होंने सड़ा दी दाल पूरी। फिर आपने पार्टी चेंज कर ली? मैंने पार्टी चेंज कर ली, पार्टी हो ही नहीं पाई। उसके बाद तंबू खड़ गए, पार्टी नहीं हो पाई गुरु, पार्टी बंद, पैकअप हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे आप? पर्चे निकालते हैं रोज। बाबा बागेश्वर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले आप बताइए क्या सुनाना चाहेंगे उनकी आवाज। देखिए, मैंने बाबा बागेश्वर की भी मिमिक्री की, बहुत वायरल हुई एक वीडियो। उस समय मैंने मिमिक्री की थी, बाबा पर्चा बना देते हैं। हाँ। कौन है, कहाँ से आया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब वो लिख के रख देते हैं। तो मैंने एक दिन देखा सपने में, मेरे आइटम बहुत है ना, सारे सपने में बनते हैं मोस्टली आइटम तो। ठीक है। तो मेरे को ऐसी आइडिया आया, मैंने कहा यार बाबा की कथा चल रही है और उसमें केजरीवाल पहुंच जाए तो क्या मजा आएगा, बाबा कैसे पर्चा बनाएंगे। तो मैंने वो आइटम बनाया था, बहुत पसंद किया गया। बाबा की मिमिक्री आपने किसी से सुनी भी नहीं होगी। बाबा जी ने अपनी कथा शुरू की। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा है, वो आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की जाती है। आज बाबा क्लियर कट विद ज्योत्सना में बैठ के सनातन का झंडा ऊंचा करेंगे, देखो आप, और सनातन के खिलाफ बोलने वालों का बोरिया बिस्तरा पैक करेंगे। तभी सामने से आए,
बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम था। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने पर्चा बना रखो तुम्हारा, पहली बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम था, एलजी मेरी बात नहीं मानता था, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते थे। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखो, सारा पर्चा खोलेंगे नक्कटा, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दोबारा दिल्ली का सीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के सीएम बनेंगे नंबर 1। एक बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बनना चाहता हूँ। सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं क्लियर कट विद ज्योत्सना में, उसका जाप करो दिन में 3 बार, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी, ये मंत्र था। बाबा आप सबका फ्यूचर बताते हैं, आपने कभी अपना फ्यूचर भी देखा है? अब ये तो बाबा तुम्हारे चैनल पे बैठ करके नहीं बताएंगे। तो ये मिमिक्री है उनकी, हो गई तो हो गई। ये भी मुझसे ही होनी थी, ये भी पहले किसी और ने नहीं की। अच्छा, लोग तो ये भी कहते हैं कि आप व्हाट्सएप स्टेटस भी पढ़ लेते हो, रूमर है क्या, ये सच है? बाबा के व्हाट्सएप स्टेटस करोड़ों में लोगों ने लगा रखे, बाबा को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम ज्यादा नहीं बोलनी, तुम्हारा पर्चा बना देंगे बाबा जहीं अभी बैठ करके। ये तुम जितने कार्ड फाड़ लेकर के बैठे हो सब में लिख देंगे बाबा कौन से में क्या रखवा है। अच्छा, एक चीज और बता दो, आखिरी सवाल है बाबा, दोबारा नहीं पूछूंगी कुछ और। अगर स्टेज पे कोई मिमिक्री करता है आपकी, तो आप उसे लीगल नोटिस भेजोगे या फिर उसे ब्लेसिंग दोगे? उसे खड़े होकर के माला पहनाएंगे मेरी बहन। दीपक, आप बहुत पॉलिटिशियंस की मिमिक्री करके दिखा रहे हो और आपके कई वीडियोस वायरल भी हैं, हमने देखे और हम कब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का एक डुएट अगर हो जाए। हाँ, मेरे पास एक आइटम है। एक घटना घटी थी कई वर्ष पहले, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा, हरियाणा पंजाब दिल्ली में महिलाओं की चोटी काट के ले जाता था। बिल्कुल, बहुत हो रहा था। चोटी कटवा गैंग आया था पूरा। तो हमें तो क्या, हर चीज पे लाइट करना है, हर माहौल को लाइट करना है, उसको उसकी गंभीरता को खत्म करके उसको फनी वे में बताना है लोगों को। तो मैंने सपने, ये भी आइटम, ये लिटरली मेरे सपने में आइटम बना हुआ है। ये मैं रात को सोते सोते अचानक से दिमाग में आया, क्योंकि जो टॉपिक चल रहा होता है वो मेरे दिमाग में घूम रहा होता है नया नया। तो ये उस समय बहुत हॉट टॉपिक था। तो मैंने सपने में देखा कि मोदी जी की सभा चल रही थी। पहले मोदी जी ने, अब चोटी कटवा गैंग पे सब लोग बोल रहे हैं, पहले मोदी जी आए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के कई हिस्सों में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है। कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है और ये हमारी माता बहनों को कैशलेस बना रहा है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर काटना है तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। अब पीछे से आ गए केजरीवाल जी। किसी ने कहा सर ये कोई चोटी काट के ले जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है सबकी, सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। ये मोदी कटवा रहा है, कोई नहीं कटवा। मैंने जी सिसोदिया जी भी तो गंजे हैं, सिसोदिया को गंजा मत कह देना, गंजा मत कह देना, लोकपाल मांगते मांगते त्रिपाल उड़ा हुआ है। तो ऐसे तो पता नहीं कितने आइटम बना बना के छोड़ दिए। अच्छा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ट्रेंड में है दीपक, अगर आपकी आवाज भी क्लोन हो जाए, क्या ये सोच के आपको डर लगता है या फिर मजा आता है सोच के कि आपकी भी क्लोनिंग होगी आवाज की? हो सकती है और कर सकता है, बहुत डेंजरस है। मोदी जी भी कह चुके हैं और देश के बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे आर्टिस्ट के लिए भी बहुत खतरनाक है। वो म्यूजिक बनाता है एक आर्टिस्ट, पहले तो वो साज वाज बजा के म्यूजिक बनाते थे, फिर वही सारे साज एक पियानो में आ गए। अब धीरे धीरे आप उसको कमांड दो कि इस टॉपिक पे गाना बनाना, ये लाइन उसकी वर्डिंग्स हैं, वो ऐसे बना देता है गाना, म्यूजिक 2 मिनट में रेडी हो जाता है। तो आर्टिस्ट का सबका काम ही बेचारा खत्म हो जाएगा। मेरा तो नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो भाव नहीं ला पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पॉइंट जो भाव हैं या जिस विषय की जानकारी है, अगर मैं हरियाणा में खड़ा हूँ, मुझे हरियाणा की नॉलेज है, राजस्थान में खड़ा हूँ, राजस्थान की वो जो अंदर की बातें पता है, तो वो इंटेलिजेंस कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, लेकिन उसका मिसयूज हो सकता है, उसका डर लगता है। पता लगे कल को कोई मेरा एमएमएस बना के डाल दे, हालांकि फायदा भी है, बन भी जाए, असली का भी बन जाए तो मैं कह दूंगा नकली है, तो AI ने बनाया है ये, उसका एक फायदा है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत डेंजर। जो रोबोट फिल्म आई थी रजनीकांत जी की, तो जो रोबोट ने किया था वो ये कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। आप मैंने कहीं न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी बैंक मैनेजर ने वीडियो कॉल कर दिया अपने एम्प्लॉय को, भाई इसको इतने करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे, उसने कर दिया बेचारे ने, और वो सब AI से बनाया हुआ था, वो और वो फर्जी था। तो ये डेंजरस तो है ही। AI इज डेंजरस। मेरा तो खैर कोई क्या बनाएगा, मेरा जो बनाएगा उसका खुद का मैं बना दूंगा। मेरा जिसने बनाया उसके
पूरे खानदान की कॉपी फिर मैं कर दूंगा अच्छे से। अच्छा दीपक, आप रामलीला में भी हिस्सा लेते रहे हैं, लक्ष्मण का रोल करते रहे हैं काफी साल। शालीमार बाग रामलीला का मैं। अच्छा, तो कभी सोचा था पहले रामलीला की स्टेज पर अब मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी इतना बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट? देखिए मैं आपको बताता हूँ रामलीला की स्टेज उससे मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि हमारे वहाँ रामलीला होती है और उसमें कवि सम्मेलन होता था। मैं बचपन से स्कूल टाइम से वो कवि सम्मेलन सुनने जाता था। तो क्योंकि मेरी जो पहली एंट्री हुई स्टेज पे वो कवि सम्मेलन के जरिए हुई। ये कॉमेडी मिमिक्री ये सब मैं बहुत बाद में करने लगा, लेकिन पहली एंट्री ऑफिशियल जो थी वो कवि सम्मेलन से थी। तो उस कवि सम्मेलन से जुड़ने के लिए मैंने रामलीला ज्वाइन की। वहाँ पे छोटा मोटा रोल कर लिया, द्वारपाल बन गए, भालू बंदर बन गए, कुछ भी बन गए उस कवि सम्मेलन से जुड़ने के लिए। तो बस धीरे धीरे क्योंकि फिर जुड़ा तो मेरा बहुत मन था कि मैं लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले करूँ, क्योंकि उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कई साल 10-11 साल मैंने लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले किया और भगवान की ऐसी कृपा हुई, मैं पहली बार जब विदेश में परफॉर्म करने गया तो मैं रामलीला ही करने गया। हाँ, आपने वहाँ भी काफी परफॉर्मेंस दी है। तो बाहर जब आप इंडियन कल्चर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? फर्स्ट टाइम जब आप गए होगे रामलीला का, आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया होगा, तो फिर लोगों को देख के क्या लगा, उनका रिएक्शन क्या था? जो बाहर इंडियंस रहते हैं ना वो बहुत अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं। अच्छा, इंडिया वालों से अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं। जैसे मैं 12 कंट्रीज में गया हूँ, तो एक तो वो वेट करते हैं, मतलब अगर कोई संस्था है किसी भारतीय की वहाँ पे वो हर साल प्रोग्राम करवाती है, चाहे वो कवि सम्मेलन करवाती हो, कॉमेडी शो करवाती हो, तो वो पूरे साल वेट करते हैं उस एक प्रोग्राम का। बहुत मेहनत करते हैं उसके लिए, सारी कम्युनिटी मिलके सब इतना जबरदस्त अरेंजमेंट करते हैं और बहुत क्रीम आती है सुनने के लिए वहाँ पे। हमारे यहाँ तो क्या आबादी इतनी है, आप एक एक शो में जाओ, क्योंकि हम मास के आर्टिस्ट हैं, क्लास के भी हैं, इतनी भीड़ होती है दशहरे मेलों में, दिवाली मेलों में, यहाँ तो 50-50 हज़ार आदमी होते हैं। पॉलिटिक्स के स्टेज पे मैं जाता हूँ, वहाँ पे 1-1 लाख आदमी होते हैं। वहाँ बहुत गिने चुने लोग होते हैं, 1000, 1500, 2000, और बहुत जेन्युइन प्रोग्राम होते हैं। बहुत अच्छे उनका आईक्यू की पढ़े लिखे होते हैं सब, उनका आईक्यू लेवल भी हाई लेवल पे होता है। और जो पॉलिटिक्स की बातें हमें नहीं पता होती वो उनसे कनेक्टेड होते हैं। हमारे इंडिया में तो अब जो बच्चे हैं 15-20 साल के, उनको तो कोई बहुत ज़्यादा जानकारी पॉलिटिक्स की और इन सब चीज़ों की होती है। लेकिन बिहार, यूपी, ये 2 ऐसे स्टेट्स में मैं काफी जाती रही हूँ अपने काम के पर्पज से। ज़्यादा नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है वही ना। हाँ, आप एक अगर रिक्शे पे भी बैठ रहे हैं, रिक्शे वाले से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको राजनीति की बहुत अव्वल दर्जे की बातें बता देगा। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का बिहार है, तो उनको तो राजनीति पता है। चंद्रगुप्त सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बन सकते हैं तो उनको पता है कि नीचे से उठ के ऊपर कैसे बनना है। बहुत नॉलेज है। और लेकिन विदेश में जो लोग हैं, बिहार के भी बहुत लोग हैं वहाँ, बहुत हैं, बिल्कुल हैं। एक हमारे हरियाणा वाले जैसे यहाँ है वैसे ही वहाँ पे भी ये वहाँ भी वैसे ही है। अच्छा, जब मैं आपके बारे में दीपक जी थोड़ा सा देख रही थी आपके इस पॉडकास्ट से पहले, तो मेरे दिमाग में ना 2 नाम आए, एलॉन मस्क और दलाई लामा। अगर इनकी मिमिक्री करनी हो तो? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये एक्चुअली क्या है, मैं सबकी नहीं कर सकता। ये मेरे दिमाग में कुछ आया कि इसकी हो सकती है, और फिर वो जब होगी मैं तभी कर सकता हूँ। कोई ऐसा नाम भी है जो मतलब सोच रहे हो इसकी करनी है लेकिन हो नहीं पा रहा है? करनी है, अभी मुझे सबकी करनी है। मुझे तेजस्वी यादव की करनी है और वो यहाँ तक आ चुके हैं, किसी भी दिन होगी। मुझे अखिलेश यादव जी की भी करनी है, मुझे योगी जी की मैं कई बार करता हूँ, लेकिन अभी और अच्छे से करनी है। मुझे बहुत लोगों की मिमिक्री अभी करनी है। राहुल गांधी तो आप कहते हैं आपके सीनियर हैं, ऐसा है क्या कुछ? मेरे सीनियर हैं। कॉमेडी में सीनियर। देशों में गया, वो हर महीने किसी न किसी कंट्री में परफॉर्म करते हैं। कैसे? और हमसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो खूब हंसाते हैं लोगों को। वो आज मेरे सामने राहुल गांधी बैठे हैं। अगर राहुल जी यहाँ पे होते और आपसे कॉमेडी के बारे में बात कर रहे होते, आपको कॉमेडी समझा रहे होते। देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, मिमिक्री कॉमेडी, ये क्या है? ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आता है, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वो समझ गया भैया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, भाई साहब आप जाइए। ये है कॉमेडी ज्योत्सना जी, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आएगा मजा। ये मजा मैं सारे देश को दूंगा जलेबी की फैक्ट्री में ना। तो राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, कभी सोल्यूशन भी दे दें राहुल गांधी, तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इनका एक ही सोल्यूशन है ज्योत्सना जी, इनको हटाइए, हमें लाइए। हमारा एक ही एजेंडा है, इनको हटाना है बस। लेकिन राहुल जी आप जानते हैं आप बीजेपी के लिए बहुत आसानी कर देते हैं चुनावों में जीतने के लिए। ये आपको लगता है? मैं बहुत मुश्किलें पैदा करता हूं अपने लिए। सेल्फ मेड हूं, मैं डरता नहीं हूं। डरो मत ज्योत्सना जी, आप डरो मत। सारे देश को अपनी जाति बतानी पड़ेगी। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। समझ रहे हो आप? बिल्कुल समझ। नहीं, आप नहीं समझे अभी, मैं बताता हूं आपको। समझाइए। सारे देश को अपनी जाति बतानी पड़ेगी, सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, पूछो क्यों? क्यों? अब ये मीडिया नहीं पूछेगा क्यों, मैं खुद बता रहा हूं आपको। आपके पूछने पे आप नहीं समझ रहे हो। नहीं, आप समझ गए हो।
यू आर गुड पर्सन। मैं बताता हूँ, आपने कभी अंपायर देखा होगा? अंपायर उंगली उठा के आउट करता है। अंपायर को कोई आउट नहीं करता है। मैं जातिगत जनगणना का अंपायर हूं। मैं पूछूंगा, बताऊंगा नहीं, बस खत्म भैया, आगे बढ़ो। अच्छा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी तो प्रियंका गांधी को पीछे क्यों छोड़ दिया? नहीं, वो पीछे नहीं है, वो पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, बहुत आगे। बहुत राहुल आगे से जा भी, चुके। राहुल से भी। नहीं, मुझसे आगे कोई नहीं है, ये गलतफहमी है आपको। बट प्रियंका को तो बहुत लोग ये पसंद जो आपको करते हैं। दिखता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लगता है कि उनकी ज्यादा सीटें आई हैं? 99 बड़ा होता है, 240 से बड़ा होता है 99, नहीं होता क्या? 99 बड़ा होता है, 240, 99 पहले आता है कि 240 पहले आता है, आप बताइए। 99। यानी पहले नंबर पे हमें भैया ज्योत्सना जी ने मान लिया, अब तो मीडिया ने मान लिया भैया, बात खत्म हो गई। पहले आता है 99, 240 बाद में आता है। अच्छा, राहुल गांधी को लोग कॉमेडी का सीनियर कहते हैं, फिर आप तो पीछे हो गए उनसे बहुत। नहीं, आप तो कह ही रहे कॉमेडी में वो सीनियर है, लेकिन जब आम जनता भी कहे कि ये तो कॉमेडी का बादशाह है भाई, तो फिर दीपक के लिए तो दिक्कत ही हो रही होगी। दीपक तो कहीं नहीं राहुल के आगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने उनको आगे किया है अभी। जब हम पीएम बनेंगे उनको पीछे कर देंगे। ये पॉलिटिक्स आप नहीं समझोगे, यही है पॉलिटिक्स, आपको नहीं समझ में आएगी ज्योत्सना जी, ये देश समझ रहा है। अच्छा, कई पॉलिटिशियंस की आपने मिमिक्री करके दिखाई, लेकिन हम योगी आदित्यनाथ को भूल गए। योगी आदित्यनाथ जो कहे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं, अगर योगी आदित्यनाथ WWE में एंट्री करें तो फिर उनका नाम क्या होगा? देखो, बुलडोजर बाबा या फिर गोरखपुर जायंट? पहली बात तो योगी जी WWE में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो फर्जी फाइट है। योगी जी अच्छा। असली वाले हैं, और ये जाइंट वाइंट कुछ नहीं है। योगी जी जाइंट वाइंट को तो तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं, बुलडोजर है भाई, जाइंट वाइंट को सब उखाड़ देता है, जाइंट जॉइंट सब उखाड़ देते हैं बाबा। तो बुलडोजर बाबा देसी नाम बेस्ट है बाबा का। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल दीपक मेरा ये है, जब आप किसी की मिमिक्री नहीं कर रहे होते तो फिर दीपक कैसा होता है? कोई ऐसी चीज जो ऑडियंस आपके बारे में जान करके खुश हो, क्या बताएंगे आप? मैं कुछ सारे टाइम थोड़ी ना मिमिक्री करता रहता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ जैसा आपके सामने। हाँ, तो फिर दीपक कैसा है पर्दे के पीछे? स्टेज पे करता हूँ, वीडियोस में करता हूँ, कोई सुनना चाहता है तो उसके सामने करता हूँ, यार दोस्तों में करता हूँ। जब हम यार दोस्तों में कवियों में बैठता हूँ तो कवियों की कर देता हूँ। जो भी मेरा अड़ोसी पड़ोसी सबकी मिमिक्री में थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। तो ऐसा ही हूँ जैसा हूँ आपके सामने, बिल्कुल एकदम शुद्ध देसी प्योर एकदम, जिसको बोलते हैं वैसा ही हूँ जैसा आपके सामने, सिंपल शुद्ध शाकाहारी। दीपक जी, अपने देश में देखा जब से मोदी सरकार आई है, कोई भी टर्म रहा, और डिफेंस के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। राजनाथ सिंह अच्छा काम कर रहे हैं, काफी कुछ देश को राजनाथ सिंह जी ने दिया है। ये सच बात है। तो राजनाथ सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो यूपी के सीएम से आज डिफेंस मिनिस्टर तक का सफर, सबसे मुश्किल कौन सा काम रहा? आप राजनाथ सिंह हैं और आपको वैसे ही मिमिक्री करनी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ज्योत्सना जी, जहाँ तक सवाल है डिफेंस मिनिस्टर का, मैं समझता हूँ कि माँ भारती की सेवा करने का मौका यदा कदा ही मिलता है। लेकिन मुश्किलात की आपने बात की है तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की ऐसे राजनीति है तो वह ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट रहा होगा। डिफिकल्ट रहा होगा। राजनाथ जी, आप बहुत काम एंड कंपोज लगते हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री आप संभाल रहे हैं, क्या कभी गुस्सा भी आता है क्या पाकिस्तान की हरकत देख के, चाइना की हरकत देख के? यह बिल्कुल होता है। हमारे संवेदनाओं से जब खिलवाड़ होता है, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ होता है, कोई हमारे पीठ में जब छुरा भोंकता है, ज्योत्सना जी, तो निश्चित रूप से हमारा भी खून खोलता है। लेकिन काम रहना, कूल रहना, यह तो देश को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हम कोई भी फैसला लेते हैं तो वह बहुत सोच समझ कर शीतलता के साथ लेते हैं, लेकिन हमारे इरादे कभी डिगा नहीं सकता है। अरे पाकिस्तान, इनको कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं करने देंगे ज्योत्सना जी। बात जब होगी तो POK पर होगी, कश्मीर पर आपको भी कोई बात नहीं होगी। तो आप निश्चिंत रहिए, माँ भारती के सपूत नरेंद्र मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, दायित्व मुझे है रक्षा मंत्रालय का। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि वह कभी भी आमने सामने आकर हमसे लड़ाई कर सके। नहीं, ठीक बात है आपकी राजनाथ जी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश प्राउड फील कर रहा है, तो आपको लगता है ये इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है? मैं समझता हूं कि यह युवाओं के लिए, जिन लोगों ने पहली बार इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान की देखी होगी, उनको लगता होगा कि हमारी सेनाएं सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। निश्चित रूप से हमारी बेटियों ने, व्योमिका ने, और इन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूं कि उससे हमारी बेटियों का भी बहुत प्राउड हुआ होगा। जिस तरह से नृशंस कार्य, घृणित कार्य पाकिस्तान ने हमारी बेटियों का सिंदूर पहुंचने का किया ज्योत्सना जी। लेकिन राजनाथ जी, आप जिन ऑफिसर्स का नाम ले रहे हैं उसको लेकर राजनीति भी बहुत हुई,
तरह तरह की बातें भी लोगों ने करी कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही तो बैठाया था इन लेडी ऑफिसर्स को, इन्होंने ऐसा क्या कमाल कर दिया जो इतनी तारीफ हो रही है, इन्हें फ्रंट पे क्यों लाया, ऐसी बातें राजनाथ जी क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मैं रक्षा मंत्री हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं खुद स्वयं जाकर के वहां पर तोप चलानी है मुझे। उसी तरह से भाई बेटियां जिस पद पर हैं वो संभाल रही थी पूरे ऑपरेशन को, जिस तरह से उन्होंने कमांड किया है, यह हमारी भारतीय सिंदूर की ताकत को दिखाता है। जो ये ऑन द स्पॉट इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं, आप जवाब के साथ साथ मिमिक्री भी कर रहे हैं, ये तो तभी पॉसिबल है दीपक जब पॉलिटिकली आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ध्यान से सारे स्टेटमेंट सुनते हो, या उस शख्स के बारे में पता हो कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता है। देखिए मिमिक्री होती तब है जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ, जब उस कैरेक्टर को पूरा पी लिया जाए। मैं जिस कैरेक्टर में आ जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मैं लगभग वही जवाब दूंगा जो असली वाले देते। वाह। अगर कोई फनी जवाब देता है तो वो फनी ही निकलेगा मेरे मुंह से, तो वो बस ऐसी ईश्वर की कृपा है और बनी रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए कम से कम। क्योंकि लोग मिमिक्री करते हैं बहुत, लेकिन पॉलिटिक्स की सबसे ज़्यादा मिमिक्री करने का सुख ईश्वर ने मुझे दिया है, तो मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के भी बहुत क्लोज हैं, तो ये सैनी कार्ड है या फिर कोई और फैक्टर है? नहीं, देखिए नायब जी अगर सैनी ना भी होते तब भी वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते। मेरा उनसे जुड़ाव मेरी कला की वजह से, वो मेरे मिमिक्री के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और मुझे छोटा भाई मानते हैं। अपने परिवार का हिस्सा तो है ही सैनी में, लेकिन वो मुझे बहुत छोटे भाई की तरह मानते हैं। मेरे जन्मदिन पे इतने वर्षों तक उनका घर पे आना, एमपी रहते हुए, सर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े हृदय का व्यक्ति कर सकता है। और जितनी सहजता नायब सैनी जी के अंदर है, मैंने तो इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी कमाल है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका हमारे घर पे आना, ये बहुत बड़ी बात है, ये उनकी महानता को दर्शाता है। तो मैं बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका ये सरल सहज स्वभाव बनाए रखे ईश्वर। नहीं तो नायब सैनी जब आपसे मिलते हैं मुख्यमंत्री जी, तो फिर आपने कहा कि बर्थडेज पर आते रहे हैं, कैसे विश करते हैं? कुछ हो जाए आज? देखिए मैं आपको बता दूं, नायब जी से जब भी मिलना होता है, आज भी मिलना होता है, लगभग तो कुछ थोड़े बहुत दिनों के बाद उनसे मिलना होता ही है। मैंने आज तक उनसे कभी कोई ना काम कहता कि भाई साहब, लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्या, मैंने उनसे कभी कोई काम नहीं कहा कि सर ये काम कराना है, भाई साहब ये काम कराना, कोई भी कुछ नहीं कहा। हम जब भी बैठते हैं वो पूरे परिवार का हालचाल पूछते हैं, मैं उनसे हालचाल पूछता हूँ, उनको मैं मिमिक्री हमेशा सुनाता हूँ। मैंने उनको उनकी भी मिमिक्री करके सुनाई, खट्टर साहब की सुनाई, अमित शाह जी की सुनाई। बल्कि हरियाणा में जब वो नए नए सीएम बने तो एक जींद में एक प्रोग्राम था जिसमें लगभग 30,000 महिलाएं थी, महिलाओं का प्रोग्राम था वो। तो मैं जब स्टेज पे जाने लगा तो मैंने बोला मैं सबसे पहले अमित शाह जी की मिमिक्री करूंगा। तो वहाँ जो कल्चरल डिपार्टमेंट वाले थे उनके सबके पाँव कांपने लग गए, भाई साहब अमित शाह जी की मत कर रहा, सीएम साहब बैठे हैं। मैंने कहा मेरे भाई हैं भाई, वो मेरे घर भी आते हैं, उनको पता है मैं क्या करता हूँ। नहीं आप अमित शाह जी की मिमिक्री नहीं करोगे। मैंने कहा यार मैं पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है। मैंने स्टेज पर जाती सबसे पहले अमित शाह जी की मिमिक्री शुरू की। सारा मंत्रिमंडल वहाँ हरियाणा का बैठा था, नायब जी ने खूब तालियां बजाई ना। मैंने यही तो आपसे सवाल किया, जब वो बर्थडे विश करते हैं तो कैसे करते हैं, बोल के बताइए उनकी तरफ। वो अब ये यहाँ पे आते तो फिर देखो कैसे करते हैं। हमारे हरियाणा के अंदर उड्डा बटन खोल के घूम रहा था, किसने बटन खोल दिए थे? ज्योत्सना जी। कहा हमारी सरकार आएगी, पर हमारे हरियाणा की जनता ने उड्डा के बटन बंद कर दिए। और आज मैं दीपक जी के बर्थडे पर उनको बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं कि वो इसी तरह से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। ऐसे बोलते हैं वो यहाँ आते तो। आज मैं ज्योत्सना जी के साथ बैठा, मन ने बहुत बात बताई इनको हरियाणा की, इनको भी ये समझ में आ गई इनका कुछ नहीं बनता उड्डा पुड्डा का, ये तो आ रहेंगे। और ज्योत्सना जी के बाद समझ में आ गई कि चौथी बार भी हमारी सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। ये राहुल गांधी आया, जलेबी ले आया ज्योत्सना जी, ये बहन को ले आया, प्रियंका को ले आया रैली में। मैंने इससे कही रहा कभी जीजा को भी ले आ, हमारे हरियाणा वाले भी देख लेते किसा किसान है यो। नायब जी का ना विट इतनी गजब की है ना, मतलब मैं तो खुद कॉमेडी करता हूँ, लेकिन जो टाइमिंग उनकी बोलने का, जितना फनी अंदाज में बोलते हैं, ओहो, मुश्किल से मुश्किल सवाल को वो जिस तरह से हंसी मजाक करके उसको कूल डाउन कर देते हैं, वो क्षमता गजब की है उनके अंदर, बहुत गजब है। अच्छा नायब जी, एक चीज बताइए, आप चुनाव जीते, सीएम बने, तो आपको अब घर में क्या बुलाते हैं? नायब जी बुलाते हैं या मुखिया जी कह के बुलाया जाता है? घर का कोई मुखिया नहीं होता ज्योत्सना जी, घर में सबकी घरवाली वो है प्रधान। ये जितने बड़े बड़े आपने दिख रहे ना सरपंच, घर में किसी की नहीं चलती, घर में लुगाई की चले। खट्टर जी की कुर्सी संभालते समय आपने सबसे पहले क्या सोचा, जनता या बजट? ये जो कुर्सी है ज्योत्सना जी, बहुत जिम्मेदारी की कुर्सी है। हम जनता के बारे में सोचते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं, और मैं हरियाणा के लोगों के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रखता हूँ। नहीं, ये तो हम जानते हैं कि आप इजीली
एक्सेसिबल हैं अगर किसी की कोई दिक्कत है या जनता आप तक पहुंचाना चाहती है। लेकिन एक शिकायत अभी भी हरियाणा में है क्राइम को लेकर। नायब जी, उस पर क्यों नहीं लगाम लगा पा रहे? मैंने कई इनको ये जितना क्राइम है ना, मैंने खुली छूट दे रखी है पुलिस को, और हर दौर में क्राइम होता है ज्योत्सना जी। भगवान राम के समय भी क्राइम होता था ज्योत्सना जी। इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे। एक एक अपराधी पकड़ा जाएगा और उनके घर भी बुलडोजर चलाना पड़ेगा, तो हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी, आप देखते जाइए। अच्छा, मौजूदा मुख्यमंत्री की आवाज तो आपने सुना दी नायब सैनी जी की। मनोहर लाल खट्टर की भी बात कर लेते हैं। खट्टर जी, एक बात बताइए, इतने साल आप कुर्सी पर बैठे रहे, फिर आपको एकदम छोड़नी पड़ी, तो दुखी हुए या चैन मिला, रिलीफ मिला? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, उनकी मिमिक्री से पहले खट्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने उनके लिए गाने भी लिखे थे 2019 में, अभी भी मुझे मिले। वो पीछे मिले थे मुझे हरियाणा निवास में, चंडीगढ़ में। वो तो उन्होंने मुझसे खुद बोला भाई मेरी मिमिक्री करके दिखाओ। तो मैंने उनकी मिमिक्री तो नहीं की, उनके सामने मैंने अमित शाह जी की थी, पर मैं आपके सामने बताता हूँ खट्टर साहब कैसे जवाब देते हैं। उनकी मिमिक्री भी हरियाणा में किसी ने नहीं की, ये भी कृपा मुझ पर हुई। देखना जब वो भाषण देते हैं। देखो, हमारे हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि इस तरह के पॉडकास्टों से जनता तक जो है कि सूचनाएं पहुंचती हैं ज्योत्सना जी, और सूचना पहुंचती है तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो अब ऐसे सवाल जो आप कर रही हैं कि कुर्सी छोड़ते हुए दर्द हुआ, मैं बिल्कुल ये कह देना चाहता हूँ कोई दर्द नहीं हुआ है। हमने खूब हरियाणा की जनता की सेवा की है। इस पूरे करप्शन के सिस्टम को हमने ठीक किया है, दुरुस्त किया है, और अब जो हमारे छोटे भाई आए हैं वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने मुझे बहुत बड़े पद पर जो है कि हाउसिंग, डीडीए और ये बिजली विभाग दिया है, तो हमने भारत माता की सेवा करनी होती है। हम तो दरी भी बिछानी पड़ेगी, तो हम पार्टी के लिए ज्योत्सना जी पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी पॉलिटिक्स खट्टर साहब बहुत सिंपल है, तो ये जो सिंप्लिसिटी है वो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? देखो, हमारा ये गहना है, मैं आपको सही बताता हूँ कि ये गहना है। और ये हम मोदी जी हों, चाहे मैं हूँ, नायब सैनी हो, आडवाणी जी हो, अटल जी हो, कोई भी हो, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जीतते हैं। हम लोग जो है कि एक विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं ज्योत्सना जी। हम लोग ये आडंबर नहीं करते हैं, ना हमारा कोई परिवार होता है कि जिसके लिए हम जो है ना कि सारा पैसा जो है अपने स्विस बैंकों में इकट्ठा हो रहा हो। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। हमारा अपना मकान नहीं है। हम लोग बहुत सिंपल रह करके भारत माँ की जय बोलने वाले लोग हैं, और हम बोलते रहेंगे। माँ भारती के चरणों में हम अपनी सेवा के पुष्प चढ़ाते। लेकिन खट्टर जी ने स्विस बैंक में पैसा नहीं डाला तो लोगों की जेब में आया भी कहाँ? नारे में तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो सबके खाते में आएगा, लेकिन खट्टर साहब कुछ आया नहीं। वो तो आपकी हरियाणा की जनता के खाते में भी आना था। देखो, ऐसा नहीं है। अगर हरियाणा की जनता हमसे नाराज होती तो लगातार तीसरी बार जो है ज्योत्सना जी हमें इतनी बड़ी विजय नहीं मिलती। ये आपको लगता है, मीडिया को लगता है कि केवल जो है ना कि जेबें भरने से होता है। पहले के मुकाबले लोगों की जेब भी भरी है, लोगों के पास बहुत पैसा भी आया है, और हर तरीके से हमारा देश समृद्ध हुआ है। आप सड़कें देखिए जा करके, इतनी हमने बढ़िया बढ़िया सड़कें बना रखी हैं, जो है ना कि बिजली 24 घंटे मिल रही है, पानी लगातार आ रहा है। अब कुछ लोगों का ही अगर काम हो नाराज होने का, तो हमने ठेका नहीं ले रखा हो। अच्छा, आपको बाबा क्यों कहा जाता है मनोहर लाल खट्टर जी? ये पॉलिटिक्स की देन है या फिर शुरू से आप साधु टाइप्स थे, बड़े सिंपल से? देखो, अगर कोई अब कहता है तो अब तो उम्र हो चली है, तो बाल भी सफेद हो गए, अब तो बाबा वाली उम्र हो गई है। लेकिन विचारों से आदमी बाबा बनता है। हमारे देश के अंदर 20-20 साल के साधु सन्यासी भी हैं, उनके भी लोग चरण छूते हैं, बाबा होते हैं। तो अगर कोई मुझे बाबा मानता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निष्कलंक जीवन है, सादा जीवन है, उच्च विचार है। अच्छा दीपक, एक बात बताइए, जब मिमिक्री आपने शुरू करी और अब इतने पॉलिटिशियंस की आप करते हैं, घर वाले सुनते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तूने कब की? उनको लगता है ये प्रिपेयर कब की? नहीं तो क्या, मेरे मन में भी सवाल था, कितनी तैयारी करनी पड़ती है मिमिक्री के लिए? देखो, हमारे जो घर वाले जैसे मम्मी पापा हैं तो वो हरियाणा से हैं, बहुत सिंपल हैं। उनको तो ये पता ही नहीं था ये फील्ड है क्या। कवि सम्मेलन, लाफ्टर शो, कॉमेडी शो, उनको पता ही नहीं था। मेरे पिताजी कोई मेहमान आता था ना तो पहले समझाते थे, भाई छोरा के कर है। लोग पूछते हैं गांव से आके, भाई लड़का क्या कर रहा है, तो पिताजी उनको बहुत समझाते थे, भाई वो लाफ्टर चैलेंज में करे है, कॉमेडी करे है, नू करे, मतलब वो उनको समझाना आता नहीं था। फिर उन्होंने एक दिन तरीका निकाला, किसी ने पूछा भाई छोरा के करे, पापा जी ने कहा माइक में फूंक मारे, पैसे ले आवे। माता पिता के भी अपने तरीके हैं। हाँ, और मेरे पिताजी तो हरियाणा के हैं ना, तो वो उनके अंदर तो नेचुरल, हरियाणा वाले के अंदर एक नेचुरल कॉमेडी होती है। अभी पिछले दिनों हमें न्यूज़ आई, कहीं भूकंप आया था दिल्ली में रात को 2 बजे के आसपास, तो हमने टीवी चलाया, इसमें न्यूज़ आई। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताज़ा हालात क्या हैं। पिताजी नींद में कह रहे हैं, सुनीता अब तक जाग रही है।
नेचुरल कॉमेडी है। नहीं नहीं, नाइस। अच्छा, आप जब पिताजी माता पिता दोनों या घर का कोई भी भाई बहन ये लोग जब कॉमेडियंस को देखते होंगे टेलीविजन पे, तो क्या दीपक को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं वो या तो फिर? करते हैं। अच्छा, वो सब करते हैं। सबको लगता है भाई ये वो कर रहा, तू वो क्यों नहीं कर रहा। अब तो मुझे पता है ना मुझे क्या करना है, मेरा अपना फोकस है जो मुझे करना है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। आज मैं अगर 50 मिमिक्री कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला आर्टिस्ट भी कर पाएगा। कोई अच्छा गा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि मैं भी अच्छा गा पाऊंगा। कोई डांस अच्छा कर रहा तो ये तो नहीं है बिल्कुल, कि ये मैं नहीं सच कर है। पाऊंगा। और मैंने तो मुश्किल रास्ता चुना हुआ है, मैंने आसान रास्ता चुना ही नहीं। अगर मैं आसान रास्ता चुनता तो मैं शायद बहुत 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 और ज़्यादा टॉप पे होता। मुश्किल रास्ता, जैसे मैं आपने बताया बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं मेंबर नहीं हूँ किसी भी पार्टी का, मिस कॉल वाला मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं उससे ना जुड़ा हुआ तो मुझे बहुत फ़ायदा होता आज, लेकिन क्योंकि मुझे लोग काटते हैं यार ये तो उनसे जुड़ा हुआ है, इस आइडियोलॉजी का है। ठीक है, हमने वो सब मुश्किल रास्ते के पत्थरों को काटते काटते अपना रास्ता बनाया है। घर वाले कहते नहीं अब दीपक शादी कर लो? कहते हैं कर फिर लेंगे। कब तो की जिनकी तैयारी? हो गई उन्होंने क्या उखाड़ लिया ये बताओ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हर चीज की अहमियत अलग है जीवन में। जोक्स अपार्ट, लेकिन करेंगे, जल्दी करेंगे। और दीपक, शिवराज सिंह चौहान जी का ख्याल आ रहा था मुझे, जिन्हें मामा कहा जाता है, उनकी भी मिमिक्री हो जाए जरा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो। और मैंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में, मेरे पास वीडियो भी है, वो उनकी मिमिक्री की थी तो उन्होंने मुझे उठ के गले लगाया। वाह। तो शिवराज सिंह चौहान जी बड़े मस्त आदमी है और बहुत इतने सिंपल साधारण व्यक्ति हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कई बार उनसे मिला हूँ, भयंकर और बहुत ज़बरदस्त भाषण देते हैं। अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं भारत के, तो वो जो बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह के पॉडकास्ट की परंपरा बहुत पुरानी है ज्योत्सना जी। पर आज जिस तरह से क्लियर कट सवाल आप पूछ रही हैं और मुझे क्लियर कट जवाब देने में मजा आ रहा है। मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहन देख रहे हैं, उनके भांजे भांजिया देख रहे हैं, उनका मामा पॉडकास्ट में बैठ करके मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहा है। और एक कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी के जैसा नेता, ज्योत्सना जी पैदा नहीं हुआ। हम तो उस पार्टी के लोग हैं जहां पे बोल दिया तो वहां पे काम करना हमने शुरू कर दिया और भारत माँ की जय बोलनी शुरू कर दी। शिवराज सिंह चौहान जी, जब आपको ये जानकारी मिली कि अब आपको एक मंत्रालय सौंपा जा रहा है, तो फिर उस समय क्या ख्याल आया? एक तरफ एक पूरा सूबा संभालना और एक तरफ मंत्रालय। देखिए, सूबे का मंसूबा हम नहीं पालते। ये सूबा मंसूबा अजूबा ये आपके पत्रकारों को दिमाग में रहता है ज्योत्सना जी। हमने आपको बता दिया माँ भारती के हम लोग लाल हैं और हमने तो इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश की सेवा की। सबसे बड़ा राज्य होता था भारत का, बहुत बड़ा राज्य होता था, हमने तो तब उनकी सेवा की है। आज पार्टी ने हमको आदेश दिया कि कृषि मंत्री बन जाओ, किसानों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। और अभी देखते जाओ बहुत बड़े बड़े पद मिलने वाले हैं आपके मामा को, मेरी भांजी चिंता मत करो। और अशोक गहलोत के बारे में क्या कहना है आपका? ओहो जो आपके पक्के कॉम्पिटिटर हैं कि नहीं, या रहे हैं? नहीं, कॉम्पिटिटर तो क्या, अशोक गहलोत जी तो उनका तो 30-30 सेकंड तक तो ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने बोल क्या दिया। अभी पिछले दिनों पत्रकारों ने पूछा, कई नेता ऐसे होते हैं जिनका भाषण थोड़ा सा देर से समझ में आता है कि भाई ये इस नेता ने क्या बोला। पिछले दिनों उनसे पत्रकार ने पूछा जी राजस्थान में क्या हुआ। ये हुई हमारे राजस्थान के अंदर, हमें जो दिल्ली आगे की शून्य से मिलने के बाद जयपुर जाते हैं, वहाँ पे फिर जब आके उनको बताते हैं कि जयपुर में जो आप आयोगे तो उनको पता ही नहीं चलता। मैंने थोड़ी टीवी की आवाज़ तेज की, मैंने कहा भाई समझ में आ जाए क्या बोल दिया। तो हमारे राजस्थान से जयपुर के से जाके शून्य से मिल के राहुल जी से मिलने के बाद जब आके उनको बताते बोल दिया अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे। ये क्या जीभ का खेल होता है क्या? क्या है, थोड़ा सा तो बताओ, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अगर ये खेल मुझे पता होता ना तो मैं हर आदमी की मिमिक्री करता। मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ, मेरे पास काम क्या है, मैं तो यही करता रहता फिर सारा दिन। ये तो ईश्वर की कृपा होती है, जीभ आंख नाक हाथ सर सब कुछ घूम जाता है ऑटोमेटिक जब वो चलाता है तो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए, और अगर कोई कॉमेडी करना चाहता है या मिमिक्री करने की सोचता है तो वो तो सीखना चाहेगा ना, तो उसे फिर कैसे सिखाएंगे दीपक सैनी? देखो, मैं सिखा तो नहीं सकता लेकिन मैं कुछ चीजें बता सकता हूँ। हाँ, वही जानना चाहता। जैसे हमारे देश में जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, 99.9% मिमिक्री आर्टिस्ट के पास कंटेंट नहीं है सुनाने के लिए। चाहे वो बॉलीवुड की मिमिक्री करता हो या वो पॉलिटिशियंस की करता हो, उनके पास कंटेंट की बहुत भारी कमी है। वो किसी राइटर को ढूंढते हैं, भाई हमारे लिए कुछ स्क्रिप्ट लिख दे, तब वो उसका कुछ एक आध आइटम बना पाते हैं पूरे जीवन में। बता रहा हूँ मैं आपको, मिमिक्री का ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन करने का बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो मेरी जो स्ट्रेंथ ईश्वर ने दी कि मैं कंटेंट बना लेता हूँ, किसी भी टॉपिक पे उसको फनी वे में प्रेजेंट कर देता हूँ और घंटों घंटों का कंटेंट बना लेता हूँ। यही तो सबसे पहले तो आप कंटेंट बनाना शुरू करो। आप बोल क्या रहे हो, आपने आवाज़ तो निकाल दी,
मैंने एक लाइन किसी की आवाज़ में बोल दी तो तालियां बज गई, भाई बड़ी अच्छी आवाज़ निकाली है, पर उसके बाद मैं क्या बोलूँगा? तो मेरे पास कंटेंट होना चाहिए, विषय की जानकारी होनी चाहिए। अभी सुनील शेट्टी ने एक मिमिक्री आर्टिस्ट को पकड़ लिया स्टेज पे, आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश इंदौर में, तो वो बहुत फुहड़ता से कर रहा होगा, वरना आज तक तो कभी नहीं किया। सुनील शेट्टी की मिमिक्री बहुत लोग कर रहे हैं, सुनील पाल जी कर रहे हैं, इतने साल से बहुत लोग कर रहे हैं, और किसी को उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन जब आप बिल्कुल आपको नहीं आती तो मत करो, सबसे पहले कंटेंट बनाओ कि ये आदमी कहेगा कि, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो चलो ठीक है, राजनेताओं को आपने चुना, कुछ मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा लीग से अलग दिखने के लिए। क्या कभी आपने किसी सेलिब्रिटी की मिमिक्री नहीं की? कोई तो होगा। किया, मैंने बहुत किया, पहले बचपन में करते रहे, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा मैं, होगी भी नहीं मुझसे, किसी की भी नहीं हो पाएगी। कोशिश कर लूंगा अगर आप कहोगे तो। किसी और वो अभी प्रॉब्लम क्या, अगर वो बुरी लगेगी तो फिर लोगों को लगेगा ये आर्टिस्ट खराब है, अच्छी नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसे कैसे कोई जज कर लेगा? इतने सारे नेताओं की भी तो आपने करी है। मैं बहुत स्कूल टाइम में जब थे तो मैं डेस्क पे चढ़ जाता था, नाना पाटेकर की मिमिक्री करता था। लेकिन फिर मैंने अपना एक वो बना लिया कि मुझे यार बॉलीवुड, अच्छा अब मुझे धीरे धीरे करके ना बॉलीवुड वालों से कॉफ तो होने लगी है। क्यों? मतलब उनकी पूरी वो देख के, पूरी जर्नी, उनका रहन सहन देख के, उनका व्यवहार देख के समाज के प्रति, तो मुझे उनसे थोड़ी सी चिढ़ होने लगी है। इसलिए मैं चाहता भी नहीं उनकी करूँ। भाई तुम अपनी फील्ड के सेलिब्रिटी हो, अपनी फील्ड के सेलिब्रिटी। मतलब बहुत बार ऐसा मैं देखता हूँ कि वो सोसाइटी को पूरा एक तरफ ले जाने की कोशिश, उनको लगता है हम अलग ही दुनिया के लोग हैं। पहले अब बचपन में थे तो टीवी पे मूवीज आती थी तो नाना पाटेकर बन जाता रहा मैं उस पर चढ़ के डेस्क पे, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, ऐसे जुबान बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, आपका क्या है, आप तो बातें करते हुए चले जाओगे, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत हो गई। ये कलम वाली बाई समझाना चाहती थी, कौन समझा, मैं समझा, खुश हूं, जल्दी डाल। ये मैं करता था। मुझे पता था वो भी अब बखूबी करेंगे, देखिए कर डाली। करते थे स्कूल टाइम में, 9th क्लास में मैं एक बार डेस्क पे खड़ा होकर कर रहा था ये, तो मजा आ गया। तो बहुत कुटाई हुई उस समय। तो बहुत कुछ करते थे स्कूल टाइम से, बचपन से ही बहुत सारे, लगभग तो 30-35 आर्टिस्ट की मैं उस समय मिमिक्री करता रहा, बचपन में भी, 9th-10th क्लास में भी। ओम प्रकाश, जगदीप, अब नहीं होगी, अब बिल्कुल भी नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैंने दिमाग लगाना ही बंद किया हुआ, तो वो एकदम प्रोसेस से आउट हूँ मैं। अभी मेरा दिमाग पॉलिटिक्स पे रहता है, और पॉलिटिक्स की मिमिक्री करना सबसे मुश्किल है। सबसे पहली बात तो 56 इंच का सीना चाहिए पॉलिटिक्स की मिमिक्री करने के लिए, सबसे पहले। फिर दूसरा, सब्जेक्ट उठाने के लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए, और अगर आपने जरा सा भी, वो बहुत थिन लाइन है, तलवार की नोक है, जरा सा भी इधर से उधर कर दिया आपने तो आपका पूरा करियर एक झटके में बर्बाद है। आप क्या बोल रहे हो, अगर आपने एक भी फैक्ट गलत रख दिया तो सीधा तिहाड़ जेल आपका हार्दिक स्वागत करता है हो जाएगा। तो मैंने केजरीवाल पे लगभग 125 से ज़्यादा वीडियो बनाए पिछले 4 सालों में, बिना किसी स्क्रिप्ट के बनाए, बिना किसी कट के बनाए, कैमरा लगाया, बोलना स्टार्ट, नमस्कार दोस्तों मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, और एक भी कोई मुझे लीगली चैलेंज नहीं कर पाया कि मैंने कोई फैक्ट गलत बताया। वही नॉलेज होनी जरूरी है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है सर। दीपक, जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो राकेश टिकैत खुलकर सामने आए थे। पहले कोई जानता था नहीं जानता था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में उन्हें जरूर जानने लगे थे सब लोग। उनकी मिमिक्री भी आप बखूबी कर लेते हैं, और एक तो आपकी बहुत वायरल भी हुई थी वर्ल्ड कप या क्रिकेट वाली, वर्ल्ड कप हारने के बाद। एक्चुअली क्या था, मेरा एक टीवी चैनल पे एक शो चल रहा था उस समय, मैं उस शो का हिस्सा था, मैं हर हफ्ते वहाँ शूट करने जाता था। तो कई बार ऐसा होता था, मैं जा रहा होता था, टिकैत साहब वहाँ से निकल रहे होते थे डिबेट विबेट करके। अच्छा, वो मीडिया में 1 साल तक छाए रहे राकेश टिकैत जी, इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मुझे नहीं लगता देश में किसी को मिली होगी, बिना चुनाव जीते। सारा साल कुछ भी बात होती, चाइना पे बात होगी तो टिकैत साहब जवाब देंगे, महंगाई बढ़ गई तो टिकैत साहब जवाब देंगे, भाई किसान हैं तो फिर किसानों पे तो चलो बोलेंगे ही, लेकिन किसी भी टॉपिक पे, गोल्ड का रेट बढ़ा तो टिकैत साहब बोलेंगे, धर्म पे भी वही, मतलब हर चीज़ पे वो बोलेंगे। तो मैंने कहा यार हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, पूरा देश में घनघोर उदासी, तो मैंने कहा यार इसका भी जवाब टिकैत साहब ही देंगे। तो मैंने एक दिन उनको पकड़ा सपने में, मैंने कल्पना की कि क्या होगा, मैंने कहा टिकैत साहब ये बताओ, और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि टिकैत साहब ने खुद इसको लाइक किया है ट्विटर पे, उन्होंने खुद ट्विटर पे लाइक किया, बहुत वायरल वीडियो हुआ। इधर मुजफ्फरनगर की साइड में जब भी शो करने गया तो लगभग 500 लड़के एक साथ, टिकैत बाबा की करो मिमिक्री, बाबा टिकैत की करो, तो मैंने करके दिखाई, लोग आज भी नहीं भूले उस मिमिक्री को। तो मैंने टिकैत साहब से पूछा, भाई साहब हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होगी, क्या करोगे? आंदोलन होगा, हाँ पूरा होगा आंदोलन। मैं कहा जी कहाँ होगा? ये करेंगे ICC के गेट पे करेंगे आंदोलन। मैं कहा जी ICC, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहाँ करेंगे आंदोलन, और मांग करेंगे मांग। मैं कहा जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, रन रेट का कानून बनेगा, इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का घट गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट, ये रन रेट का कानून बनेगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है,
अंपायर किसी तक बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है अंपायर की जिससे बात होती है? उसकी जांच होगी, आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गढ़ेंगे मारे। ये उस समय क्योंकि बहुत एकदम हॉट टॉपिक था और करंट था, बम्पर वायरल हुआ था ये। कोरोना के बाद, जब कोरोना के बाद हमारे शोज वगैरह होने बंद हो गए थे, इस एक वीडियो ने मुझे जीवित कर दिया था वापस। वाह, मजा आ गया। स्वामी रामदेव, क्या बात है, कैसे बोलते हैं? रामदेव जी बहुत बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। अभी पीछे मुझे दिल्ली में एक प्रोग्राम में मिले थे, जानते नहीं है मुझे वो, बट हमने पैर छू के उनका आशीर्वाद है, बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मैंने एक बार कल्पना की कि बाबा जी की कथा चल रही हो, मतलब बाबा जी योग सिखा रहे हो सबको, और उसमें क्या होगा, बाबा जी एक बार दिल्ली में योग, ये सब कल्पना है, इमेजिनेशन है, कल्पना बाबा जी सबको योग सिखा रहे हैं, योग करो बाबड़े, योग करो, बाबा करते हैं, बाबा कहते हैं देखो नगड़े मारे घड़े लंबे काड़े जाते हैं, बाबा कहते हैं योग करो। तो बाबा के पास एक फोन आया, बोले बाबा देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएं, बाबा बुलाओ, सबको बुलाओ। अचानक एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा आपकी आंख क्यों फड़क रही है बीच बीच में? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। योग करो योग। एक बाबा ने कहा, बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना है, पहले चटाई बिछाओ, बिछाओ बिछाओ, पूरी बिछा, लंबी बिछा लंबी। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। अब धीरे धीरे बाहर करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम, कपाल भांति, प्राणायाम खूब करवाया। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल कर देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? तो ये बहुत तालियां बजती है, इसमें खूब हंसते हैं लोग। दीपक जी, मिमिक्री आप कर लेते हैं, कविता आप लिख लेते हैं, रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका में आप रहे, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, माउथ ऑर्गन भी मैंने सुना है बहुत मजेदार बजा लेते हैं। मैं चाहती हूँ दर्शक वो भी देखें। हाँ, माउथ ऑर्गन तो मेरा पहला प्यार है। अच्छा, सीख रहा हूँ अभी, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सीखना ही पड़ेगा और जीवन भर, वरना तो फिर चला जाता है, वो विद्या चली जाती है। तो सीख रहा हूँ माउथ ऑर्गन, अभी भी सीख रहा हूँ, बचपन से खूब बजाया है। बस पहले मैं ऐसे बजाता था, अब मुझे पता लगा कि वो ऐसे बजाना है। यानी मैंने ये समझ लो बचपन से उसको काफ़ी सालों तक बजाया, लेफ्ट हैंड से बैटिंग की। उसके बाद जब मुझे गुरु मिले सिखाने वाले, तो उन्होंने कहा बेटा तू तो गलत बैटिंग कर रहा है, तू राइट हैंड से बैटिंग कर, और लेफ्ट हैंड से दोबारा बैट नहीं उठाना। मेरे साथ वो हुआ है। मैं माउथ ऑर्गन पे थोड़े बहुत गाने जो बजा लेता था, तो अशोक भंडारी जी जो इस पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माउथ ऑर्गन प्लेयर है, मैं उनके पास जब गया, मैंने कहा सर मैं माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। उन्होंने कहा कहाँ है माउथ ऑर्गन? मैंने कहा ये रहा। बोला दिस इज टॉय, दिस इज टॉय, माउथ ऑर्गन नहीं है। कैसे बजाते हो? मैंने कहा सर मैं ऐसे बजाता हूँ। बोले नहीं ऐसे बजेगा, और मैं माउथ ऑर्गन पकड़ना सिखाऊंगा कि इसको पकड़ते कैसे, बजाना नहीं सिखाऊंगा, बजाना है। तो आज भी हम उनके पास सीख रहे हैं। तो यानी कि वो 6, 7, 8 सालों का वो जो मेरा बजाने का था, वो सब एक तरफ रख के फिर नए से जीरो से शुरू किया उसको। और मेरा बहुत पसंदीदा ये इंस्ट्रूमेंट है। चाइना शो करने गया था मैं 2019 में, तो 3 गाने उनको लिख के दिए थे कि मैं 3 गाने प्ले करूंगा, एक कॉमेडी एंट्री करूंगा, फिर 3 गाने ये माउथ ऑर्गन। लेकिन वहाँ इंडियंस थे सारे, उन्होंने इतनी डिमांड की ये वाला गाना प्ले करो, वो वाला प्ले करो, तो 7 या 8 गाने मैंने माउथ ऑर्गन भी प्ले किए। तो ये इतना प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको मैं कोशिश करता हूँ, ये गाना सुनाता हूँ आपको। अच्छा, अपना वाइंड अप भी हो जाएगा पॉडकास्ट। तो गाने तो बहुत सारे, लेकिन एक गाना है जो कलाकार की से जिंदगी से मेलजोल खाता है, जीना यहाँ मरना यहाँ। वाह,
वाह, शानदार, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, धन्यवाद। आप हमारे सेट पर आए और आपके इस महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।